तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, ये टॉपिक आपका कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का है? ये आपका जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये है आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आपने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है या फिर मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। या तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी या फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पे डिपेंड करेगी। ये जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां तक हमने देख लिया था बच्चों। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर 1 प्रॉपर्टी थी, इसका नाम था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है और उससे रिलेटेड हमने 4 से 5 न्यूमेरिकल्स भी देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट देखते हैं। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, इसी का दूसरा नाम होता है इब्यूलियोस्कोपी। इसी का दूसरा नाम होता है इब्यूलियोस्कोपी। देखो कितना प्यारा नाम है, इब्यूलियोस्कोपी। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये पर्टिकुलर सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है ये मैं आपको समझाता हूं। बट पहले मैं आपको समझाता हूं, इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने आपको वेपर प्रेशर के टाइम पे भी समझाया था, एक बार वापस समझ लो क्या होता है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ही बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि देखो होता क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्मेशन होगा उसी हिसाब से क्या होगा, वो जो वेपर्स जब इवेपोरेट होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात क्या कह रहा हूं मैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होता है, अपने एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे लगता है। तो क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बच्चों ऊपर से नीचे लगता है, वेयर जो वेपर प्रेशर है वो नीचे से ऊपर लगता है। वेपर जब भी बनेंगे लिक्विड के तो ऊपर ही जाएगा बच्चों, पाताल में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो वेपर्स तो ऊपर जाएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे लगेगा। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर देगा वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां मैंने इक्वल्स टू क्यों लगाया है, क्योंकि इसके बाद तो बॉइलिंग पॉइंट, ये तो एक बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जानते हो ना टेम्परेचर, एक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन जानते हो क्या होता है? अगर मान लो आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो बताओ वाटर, चलो लिक्विड ले लेते हैं हम वाटर। तो अगर वाटर को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो वाटर का बताओ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वो लिक्विड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, और 101 में वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब चेंजेस हो रहे हैं। तो इक्वल्स टू वाला कौन सा कंडीशन है, ये वाला, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार वापस से रिपीट करें मेरे साथ। इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? पक्का? चले आगे। चलो अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों, मेरे को एक बात बताओ कि जब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको वहां भी समझाया था पहले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in volatile solvent, या सॉरी solvent लिखो बस, is dissolved in solvent then the vapor pressure of solution, बताओ मेरे को इंक्रीजेस या फिर डिक्रीजेस, सोच के बताओ। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट में डालूंगा तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा, सोच के बताओ।
नॉर्मल पानी के मुकाबले चीनी वाली पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा या फिर सेम रहेगा? मैंने पढ़ा रखा है, बताओ, याद करो। डिक्रीजेस होगा, वेरी गुड, डिक्रीजेस होगा, ठीक है। तो डिक्रीजेस होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि चीनी के पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में एक हिंड्रेंस प्रोवाइड, मतलब हिंड्रेंस प्रदान करेंगे, उसको एक रास्ते में रुकावटें लाएंगे, और इसी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट नहीं हो पाएंगे। वापस समझा देता हूं। ये रहा लिक्विड, लिक्विड में है नॉर्मल वाटर, मान लो ये वाटर है। अगर मान लो ये वेपर प्रेशर कितने का लगा रहा है, 10 atm का लगा रहा है, तो मेरे को बताओ फटाफट, अगर चीनी वाला पानी होगा तो अब ये 10 का लगाएगा, 8 का लगाएगा, ये 8 atm का लगाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि रास्ते में किसके पार्टिकल्स आ रहे हैं? शुगर के पार्टिकल्स आ रहे हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलो, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो स्टेटमेंट्स, अगर आपको समझना है कौन सा टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। मैं इनको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं अब ग्राफ बनाऊंगा। ये लिया मैंने एक ग्राफ, यहां पे मैंने लिया वेपर प्रेशर और यहां पे लिया मैंने टेम्परेचर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? सिंपल सा बताओ, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मान लो मैंने लिया वाटर, वाटर, ठीक है। अब वाटर को आपने गर्म करना चालू हुआ तो वेपर प्रेशर बढ़ा, तो बड़ा 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 बड़ा, और जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा वाटर, तो उसका वेपर प्रेशर जो था वो किसके बराबर आ गया, मेरे को बताओ। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्विवेलेंट हो गया होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो गया होगा क्या? मेरे को बताओ, क्या 1 atm के इक्विवेलेंट हो गया होगा? याद करो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो जब प्योर सॉल्वेंट, ये क्या आपके पास प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट जो होगा, मेरे को एक बात बताओ, प्योर सॉल्वेंट होगा वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा, ध्यान से सुना मेरी बात, प्योर सॉल्वेंट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा उसका वेपर प्रेशर, तो वो आपका क्या साइन होगा? वो एक ये साइन होगा बताने के लिए कि अब ये क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर चुका है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर हम और स्पेसिफिकली बोले तो प्योर सॉल्वेंट। बात क्लियर है? पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा या कम होगा? इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सोच के बताओ। अभी बताया था, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा? फटाफट बताओ। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है क्या? तो चलो बच्चों, हमने देखा क्या? हमने ये देखा कि जो वेपर प्रेशर है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता रहेगा, और कब तक बढ़ेगा? जब तक वो 1 atm के बराबर ना हो जाए, ठीक है। और ये 1 atm के बराबर जब हो जाएगा तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां तक हमने देख लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट तो आपने देख लिया, जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होगा। बात क्लियर है कि चीनी के पार्टिकल्स आएंगे, वो रास्ते में रुकावट डालेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर होगा किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। बात क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब मेरे को बताओ प्यारे बच्चों, 100 डिग्री टेम्परेचर आते आते वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन का, सॉरी, जो वेपर प्रेशर है वो कहां तक पहुंचा है? वो सिर्फ यहां तक पहुंचा है। और अगर सॉल्यूशन को वेपराइज होना है, मतलब कंप्लीटली उसको क्या होना है? बॉइल होना है, ठीक है, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो कहां तक पहुंचना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सॉल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा। तो जैसे आप सॉल्यूशन को और हीट करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि और फर्दर हीटिंग के बाद क्या हो जाएगा?
आपका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कौन से टेम्परेचर तक कौन से प्रेशर तक पहुंच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वापस सुनो, जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था वो क्या था, वो ऐसा था, और जब वो एटीएम 1 एटीएम तक पहुंचा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जब उसका वेपर प्रेशर पहुंचा, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, तो वो टेम्परेचर कितना आया था आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बात क्लियर है? बट जब हमने उसमें चीनी डाली या फिर नमक डाला, तो क्योंकि वो उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे थे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। बात क्लियर है? अब हम जब उसको गर्म करेंगे, और कब तक गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है, जो कि कंप्लीट मतलब आपके पास पूरा नहीं है, किसके बराबर नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को और गर्म करना पड़ेगा। जब हम सॉल्यूशन को और गर्म करेंगे तो ये ग्राफ और आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और कब तक पहुंचेगा, कब तक गर्म करना है, जब तक वो किसके बराबर ना पहुंच जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना पहुंच जाए। तो इस पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच गया, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो 100 से तो ज्यादा ही होगा। तो मान लो कितना हो गया, 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस टेम्परेचर को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेरी बात क्लियर है? इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है? अब देखो, पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 105। तो जो सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ोतरी हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपने क्या सुना कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरे को थोड़ा सा सोच के बताओ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कितना होगा। कितना था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 100 था, और अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 105 हो गया। तो कितना टेम्परेचर का एलिवेशन हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया बच्चों, एलिवेशन हो गया। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक तरह से सिंपल सा, अब ये क्या है, किस किस के बीच में डिफरेंस है, ये किस किस के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? हाँ बच्चों, तो एक और बात समझने की कोशिश करना है इसके साथ ही, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तो वाटर के लिए होता है, बट अगर कोई भी सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, उसको हम लिखेंगे TB। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या लिखेंगे बच्चों, TB, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को सिंपली किससे लिखेंगे, कैपिटल T से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को लिखेंगे TB से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को लिखेंगे किससे, T से। अब देखो ध्यान से समझो, ग्राफ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया है, और आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भी समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो अब बोर्ड पे देखो फटाफट मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या मेरी बात से अग्री करते हो इस पॉइंट पे? चलो, अब इनको थोड़ा सा सिंबल के फॉर्म में लिखो, इतना बड़ा बड़ा लिखने से बढ़िया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या होता है बच्चों, इसका सिंबल होता है डेल्टा TB। सुनना, TB किसका होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। डेल्टा TB किसका होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या होगा, डेल्टा TB, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा T माइनस TB। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, डेल्टा TB इक्वल्स टू बच्चों T माइनस TB, वेयर T क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे इस टॉपिक से रिलेटेड। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, हमने नहीं किया, जिसने किया होगा फलाना ढिमकाना ने, हमें क्या लेना देना, बट एक और एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो डेल्टा TB होता है, डेल्टा TB मतलब बच्चों क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के। मोलैलिटी जानते हो ना आप क्या होता है, छोटा m, मोलैलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी कहां से आया, क्यों आया, कैसा आया, इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोलैलिटी के। अब मेरे को होता अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है बच्चों, के बी आता है। बच्चों क्या आता है कांस्टेंट, के बी। कांस्टेंट क्या आता है बच्चों, के बी। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है के बी। क्लियर है, ये जो के बी है ये किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ये के बी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। क्या बोला बच्चों मैंने, जो के बी है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, बात क्लियर है। और केबी का नाम क्या होता है बच्चों, केबी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो रही होगी आप लोगों को, पर टेंशन मतलब अभी मैं सब याद करवा दूंगा, टेंशन मतलब। केबी होता है क्या बच्चों आपके पास, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार वापस देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया था, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टी माइनस टीबी। डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। एक और हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैलिटी के। यहां तक बात क्लियर है। और डेल्टा टीबी में अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, केबी मल्टीप्लाई बाय एम। यहां तक क्लियर है। अब हमने कोशिश करना, जो केबी होता है उसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, इतनी बात समझनी है, बाकी इसके आगे का क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि केबी की यूनिट्स क्या होगी, केबी क्या क्या होगा, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक तो बस आपको दो फॉर्मूले याद करने, अगले वीडियो